नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास है हिंदी का 5वां क्लास है और व्यंजन का जो आपका है व्यंजन का अगला क्लास है यानी कि नेक्स्ट क्लास है। व्यंजन के बारे में ही चल रहा है, वर्ण विचार ही चल रहा है। व्यंजन के बारे में हमने इसके पहले क्लास में क्या पढ़ा था? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार पढ़ा था। अब आगे क्लास में यानी कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे, उसमें हमने 8 पढ़ा था। क्या-क्या पढ़ा था? हमने पहला पढ़ा था अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या 16। हमने आपको बता दिया था संघर्षीय व्यंजन, अस्पर्श, संघर्षी, इस तरह से 8 प्रकार के पढ़े थे। आज हम उठाएँगे अगला आधार, यानी कि अगला आधार जो होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। अगला जो आधार है उच्चारण उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, के आधार पर, आधार पर स्वरों के प्रकार, सॉरी, व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार आज चलेगा। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार ये कितने होते हैं, कै प्रकार के होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, तो ये भी उस दिन हम बताए थे कि एक होता है उच्चारण के आधार पर और एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। ये भी 8 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के चलेगा। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार देखिएगा। पहले उच्चारण स्थान क्लियर कर लिया जाए। तालु क्या होता है, कंठ क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, होस्ट क्या होता है, ये आपको भली बात जानकारी होनी चाहिए, तभी आप क्लियर पढ़ पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। कंठ क्या होता है? जो हमारे मुख का ये भाग होता है, ये जो हमारे मुख का भाग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। और कंठ में जब जीभ के ऊपर यानी कि जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है इसके ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। और जीभ का जो नुकीला भाग है यानी कि ऊपरी दांत को जो मसूड़े हैं, ऊपरी दांत को जो टच करता है उसी को क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। आपको पता होगा होठ क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है। आपको ये भी पता होगा कि दंत क्या होते हैं, दांत कहाँ होते हैं। ये इसी के आधार पर हमें पढ़ना है। तो हम अगर पढ़ें तो हमें केवल और केवल इन 8 प्रकारों का हम सिर्फ नाम लिखेंगे, परिभाषा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि परिभाषा यहाँ से पूछता नहीं है। आपसे ऐसे थोड़ी ना पूछेगा कि कंठ वर्ण किसे कहते हैं, तालु वर्ण किसे कहते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछेगा। तो हम केवल पहले 8 प्रकार जो हैं उनका नाम लिख रहे हैं। पहला जो होगा कंठ होगा। कंठ होगा। कंठ कंठ उसको कंठ लिखने से पहले एक बात बता दें आपको, जो वर्गीय व्यंजन है यानी कि वर्गीय व्यंजन आप लिखिएगा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद है य, र, ल, व। उसके बाद है त, स, स और है। इन्हीं सब व्यंजन वर्णों का आपको उच्चारण स्थान जानना है कि इनको उच्चारित कहाँ से करते हैं। पहले तो ये जान लीजिएगा कि ये वर्गीय व्यंजन जो हैं इनका नाम रखा गया, इन वर्गीय व्यंजनों का नाम रखा गया। इस पंक्ति को अगर हम कहेंगे तो इसको कहा गया क वर्ग। क्या कहा गया? क वर्ग। क वर्ग। इसको क्या कहा गया? तो इसके पहले वर्ण यानी कि च वर्ग। क्या कहा गया? च वर्ग। इसको क्या कहा गया? तो इसको कहा गया ट वर्ग। ट वर्ग यानी कि इस पंक्ति को, संपूर्ण पंक्ति को क्या कहा गया? ट वर्ग। इसीलिए वर्गीय व्यंजन कहा गया। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया त वर्ग। ट वर्ग। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया प वर्ग। प वर्ग। अब आपके मन में आ गया होगा कि इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको यह वर्ग कहा जाएगा। नहीं, यह वर्ग नहीं है, इसी को तो कहा जाता है अंतस्थ। इसको क्या कहा जाता है? उष्म कहा जाता है। लेकिन इसको हम वर्ग में नाम नहीं लेंगे। केवल वर्गीय व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो आप कहेंगे 25। लेकिन ऐसे पूछ लेगा कि उच्चारण के आधार पर बताइए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितने हैं, तो 16।
च छ ज और झ को छोड़ देते हैं, च छ ज और झ को छोड़ देते हैं, तो ये वर्गीय व्यंजन है। यानी कि हम कहेंगे क च ट त प, ये वर्गीय व्यंजन है। क वर्ग में क ख ग घ अंग, यानी कि 5 वर्ण आते हैं। च वर्ग में च छ ज झ ञ। बात इतना समझ गए होंगे, ये वर्गीय व्यंजन हो गए, ये वर्गीय व्यंजन हो गए। अब इनका हम जो बताने जा रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, तो यहीं से चलता है इनका प्रकार। कैसे चलता है? जो पहला हम प्रकार पढ़ाएंगे आपको, या पहला प्रकार जो बताएंगे वो बताएंगे कंठ। पहला प्रकार यानी कि कंठ, आप पहला प्रकार लिखिएगा कंठ। यानी कि वे व्यंजन वर्ण, हम परिभाषा वैसे बोल दे रहे हैं, मौखा या मुखार बिंदु से या मौखिक रूप से बोल दिया जा रहा है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, लेकिन परिभाषा यहाँ से नहीं पूछता। आप ऐसे कहेंगे वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंठ का प्रयोग हो, उसी को हम क्या कहेंगे? कंठ्य व्यंजन वर्ण। ये कंठ भी हो सकता है या ऐसे भी दे सकता है, कंठ्य व्यंजन वर्ण, कंठ व्यंजन वर्ण। तो कंठ व्यंजन वर्ण में कौन आता है? तो क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और अंग आता है। और अगर यहाँ स्वरों को भी रखना चाहते हैं, अभी स्वरों को नहीं, केवल व्यंजनों को पढ़ते हैं। कंठ हो गया। दूसरा जो प्रकार आएगा, दूसरा प्रकार, अगर आपसे ये पूछे कि च वर्ग का उच्चारण स्थान बता दीजिए, कि च वर्ग का उच्चारण स्थान, तो इसको हम क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। तालव्य का आप अगर और लिखना चाहते हैं तो आप इसको और लिख सकते हैं, तालव्य को और लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा प्रकार तालव्य भी लिख सकते हैं, तालव्य भी लिख सकते हैं, या आप तालु भी लिख सकते हैं, या आप तालु भी लिख सकते हैं, तालव्य या तालु लिख सकते हैं। तालव्य मतलब वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय क्या हो? तालु का प्रयोग हो, जीभ क्या करेगी? तालु को टच करेगी, उसी को हम क्या कहेंगे? तालव्य या तालु व्यंजन वर्ण, तालव्य या तालु व्यंजन वर्ण। अगला जो प्रकार आएगा, उच्चारण स्थान बताया जा रहा है, उच्चारण स्थान के आधार पर बताया जा रहा है, इसके पहले उच्चारण के आधार पर। अगला यानी कि ट ठ का अगर बात कहा जाए कि ट ठ कौन सा होगा, तो इसको क्या बोला जाता है? तीसरा प्रकार जो आएगा मूर्धा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूर्धा, या इसी को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाता है, मूर्धन्य व्यंजन वर्ण, मूर्धन्य व्यंजन वर्ण। मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन वर्ण में कौन से आते हैं? तो ट वर्ग आता है। मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन वर्ण में कौन सा आता है? तो ट वर्ग आता है, ट वर्ग आता है। केवल यहाँ एक दृष्टि में आपको डायरेक्ट बता दिया जा रहा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। इसका परिभाषा नहीं पूछता, इसलिए हम परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं। अगर आप लिखना भी चाहेंगे परिभाषा, तो हम बोल दे रहे हैं कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ क्या करे? मूर्धा को स्पर्श करे। मूर्धा मतलब ऊपर का दांत जो होता है, इसके पीछे का जो मसूड़ा होता है, उसी को क्या बोला जाता है? मूर्धा। मूर्धा को स्पर्श करे, उसी को हम क्या कहते हैं? मूर्धा या मूर्धन्य। फिर से बोल दे रहे हैं, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे जीभ का अगला भाग ऊपरी मसूड़े यानी कि मूर्धा को टच करे, उसी को हम क्या कहेंगे? मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन वर्ण। आगे जो अगला प्रकार है, यानी कि चौथा प्रकार जो चलेगा, वो क्या है? दंत है। दंत, या आपको ऐसे मिल जाएगा दंत्य, दंत्य व्यंजन वर्ण, या आपको मिल जाएगा दंत्य व्यंजन वर्ण, दंत यह व्यंजन वर्ण, दंत्य व्यंजन वर्ण कौन होता है? त वर्ग के सभी पांचों वर्ण दंत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि त थ द ध, त थ द ध न आते हैं। अब इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है दंत को स्पर्श करे, त थ द ध आप उच्चारित करेंगे तो आपकी जीभ ऊपरे वाले दांत को, ऊपर वाले दांत को, यानी कि ऊपरी मसूड़े में जो स्थित दांत है उसका क्या करेगा? उसको स्पर्श करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? दंत। अब आगे बढ़ेंगे, अगला ये जो पांचवा प्रकार आता है, इसको हम क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं, या आपको कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ओष्ठ्य, ओष्ठ्य मिल जाएगा, ओष्ठ व्यंजन वर्ण। यानी कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम क्या करेंगे? हमारे जो उच्चारण करने का स्थान होगा वो होठ होगा। आप यहाँ देखेंगे प फ, यानी कि दोनों होठ आपके क्या हो जाएंगे? सट जाएंगे। इनका उच्चारण करते समय दोनों होठ सट जाएंगे। यानी कि 5 प्रकार यहाँ हम बता दिए आपको। क्या बताएं? क्या बताएं? पांचों प्रकार, पांचों प्रकार में ये बताया गया, पांचों प्रकार में ये बताया गया कि पहला जो व्यंजन वर्ण होगा कंठ या कंठ होगा, कंठ या कंठ होगा। पहला जो व्यंजन वर्ण होगा, आप पहला ऐसे लिख सकते हैं, कंठ, कंठ या कंठ व्यंजन वर्ण होगा। कंठ या ऐसे क्यों लिखा जाता है, इसके बारे में भी संधि जब चलेगा तो वहां बताया जाएगा। कंठ या कंठ व्यंजन वर्ण में क वर्ग के सभी वर्ण। उसके बाद दूसरा हम बताएं आपको तालु
या तालव्य व्यंजन वर्ण में च वर्ग के सभी व्यंजन वर्ण आएंगे। मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन वर्ण में ट वर्ग के सभी व्यंजन वर्ण आएंगे। आपसे डायरेक्ट पूछेगा, लिखेगा कि निम्नलिखित में मूर्धा व्यंजन वर्ण है, ऑप्शन में केवल एक व्यंजन वर्ण ऐसे दे देगा, आपको पहचान करना पड़ता है, पहचान करना पड़ता है। अब अगर और बात यहाँ बताई जाए, आपको यहाँ अगर और बात बताई जाए, इसी से संबंधित बातें हैं और बताई जाए, जैसे अगर हम यहीं पर स्वर का अध्ययन करें, यानी कि स्वरों का भी अध्ययन करना चाहें, कर लें तो और अच्छा होगा। अगर बताया जाए कि कंठ में स्वर जो होते हैं, स्वर या अन्य वर्ण की बात कर लें, स्वर या अन्य वर्ण कि हम, और अन्य वर्ण कौन से हैं, अन्य वर्ण जिसका हम उच्चारण कंठ से करते हैं, स्वर होगा या कंठ होगा। आगे जैसे हम कहें कि बताइएगा कंठ का उच्चारण स्थान और कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे कि एक होता है आपका अवर्ण। कौन सा होता है? अवर्ण। और एक क्या होता है? आवर्ण होता है। दो वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अ होता है और आ होता है, यानी कि क ख ग घ, ये हम पहले ही क्लास में आपको बताए हैं कि अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अ और आ का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। इसके अतिरिक्त कोई वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या हो? कंठ है हो, तो इसके अतिरिक्त एक वर्ण और है जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है? एक ह वर्ण है। लेकिन ह वर्ण के लिए अलग से बताया जाता है कि ये काकल्य वर्ण है, अलजिह्वा वर्ण है, इसलिए इसको यहाँ रख दे रहे हैं। कोई कोई किताब या कोई कोई राइटर है इसको भी कंठ मानते हैं, इसलिए हम इसको अंडरलाइन इन्वर्टेड कामा में कर दिया कि ह वर्ण भी यहाँ रख सकते हैं कंठ वर्ण में। आगे जब बढ़ेंगे, क्या तालु या तालव्य वर्ण में आप पढ़े हैं? जी हाँ। तो पहले स्वर अगर रखा जाए तो स्वर में कौन सा रखेगा? तो आप रखेंगे ई और बड़ी ई। और कौन सा रखा जाता है? अब यहां से एक यह उठा लीजिएगा, यह भी इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? यह का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालु होता है। यह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। और कौन सा होता है? तो आप ये भी पढ़े होंगे, हमने सकार वर्ण के बारे में जब बता रहा कि सकार वर्ण कौन से होते हैं, तो एक स वर्ण होता है, यानी कि बड़ा स, जिसको हम क्या कहते हैं? तालु सकार। यानी कि यह कार और तालु सकार भी किस में होते हैं? तालु मत। इसके अतिरिक्त कोई वर्ण ऐसे नहीं होते हैं जिनका हम तालु से उच्चारण करते हैं, यानी कि च वर्ग के सभी वर्ण। और कहा जाएगा स्वर में ई आ जाएगा, ई। अन्य वर्ण में यानी कि व्यंजन में कौन कौन आएगा? तो एक यह वर्ण है और एक स वर्ण है, एक यह वर्ण है और एक क्या है? स वर्ण है। आते हैं मूर्धा या मूर्धन्य में। अगर अब यहां उठाते हैं कि स्वर में कौन सा आएगा, तो आप पढ़े होंगे री व्यंजन वर्ण। री व्यंजन वर्ण स्वर में पहले आता है। स्वर का जो अगर स्वर में देखा जाए तो एक री व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान हम किससे करते हैं? मूर्धा से करते हैं या मूर्धन्य से करते हैं। और कौन सा व्यंजन वर्ण होता है? तो एक होता है अन्य में देखा जाए तो एक र होता है उच्चारण स्थान, और एक मूर्धा सकार होता है। र भी होता है और मूर्धा सकार भी होता है। अन्य में हमने यहाँ पहले ही ऊपर हेडिंग डाल दिया कि स्वर पहले आएगा फिर अन्य वर्ण मतलब व्यंजन आएंगे। अब यहाँ देखिएगा र का उच्चारण स्थान भी मूर्धा से होता है, र का उच्चारण स्थान भी मूर्धा से होता है। और ये मूर्धा सकार आप तो पढ़े ही होंगे, हमने इसका उच्चारण स्थान मैंने बोला ना, सकार सकार सकार, तो इसका हमने रखा था तालु सकार, इसका मूर्धा सकार, इसका दंत सकार, और इसका हकार बोला गया था। तो ह का कंठ भी होता है, लेकिन ह के लिए अगला प्रकार चलेगा। इसके 8 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार में हम क्या अन्य वर्ण रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बताइएगा यहाँ पर अगर हम देखें कि स्वर में कौन से वर्ण होते हैं जिसका हम दंत या दांत से करते हैं, तो कोई ऐसे वर्ण नहीं होते हैं जिसका हम दंत या दांत से करते हैं। लेकिन आप पढ़े होंगे संस्कृत में एक लृ, जो पहली क्लास में हम आपको बताए थे, लृ स्वर मूलतः मूल जो है मूल व्याकरण है, यानी कि संस्कृत भाषा का यह स्वर है जिसमें हम धातु का प्रयोग। और एक कौन है? तो और एक है ल है, और एक कौन है? ल है, यानी कि ल का भी हम किससे उच्चारण करते हैं? तो दंत से करते हैं। और कौन है? तो और एक है आपका दंत सकार, ये भी यहाँ पर आ जाता है, दंत सकार ये भी यहाँ पर आ जाता है। यानी कि लृ ये भी स्वर है। हमने आपको बताया था स्वरों की संख्या मूल भाषा में 13 होती है, वहां लृ और बड़ा री रखा गया था। इस लृ का प्रयोग किस में होता है? लृ का प्रयोग आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि इस लृ का प्रयोग हम मूल भाषा में क्या करने के लिए करते हैं। फिर से हम प्रश्न कर रहे हैं कि मूल भाषा में लृ का प्रयोग किस हेतु किया जाता है या क्या करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो दंत से अन्य वर्ण और कौन से हैं? एक लृ है, एक ल है, और एक क्या है? स है। अब आगे जब बढ़ेंगे, यहां देखिएगा य र ल व भी खत्म हो गया, अभी वह बचा है, इसके लिए अगला प्रकार चलेगा। अब देखिएगा ओष्ठ या ओष्ठ, यानी कि प वर्ग के 5 वर्ण आ जाएंगे। और क्या हम यहाँ पढ़ेंगे? और क्या हम पढ़ेंगे? तो ओष्ठ से आपको सभी लोगों को पता होगा
कि दो स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। दो स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण क्या है, ओष्ठ है। उ और बड़ा उ और दीर्घ उ। लघु उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। आगे जब बढ़ेंगे बस इतना है। आप यहाँ अन्य भी जान लिए कि स्वर में अगर देखा जाए तो अ आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और अगर स्वर में देखा जाए ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप देख रहे हैं तालु या तालव्य है। य का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य है। स का भी उच्चारण स्थान है। री का उच्चारण स्थान, र का उच्चारण स्थान, और ये मूर्धा सकार का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। इस तरह से आप इसका उच्चारण स्थान क्लियर कर लेंगे। प्रश्न कैसे पूछता है ये जान लीजिए। आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, आपसे ऑप्शन में डायरेक्ट इसमें से कोई वर्ड दे देगा और अलग 3 वर्ड देंगे और डायरेक्ट पूछेगा कि निम्नलिखित में मूर्धा वर्ण पहचानिए या मूर्धन्य वर्ण है। तो या तो री रहेगा, या तो र रहेगा, या तो स रहेगा, या तीनों डाल देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में मूर्धा व्यंजन वर्ण नहीं है, और इसमें से कोई वर्ण डाल देगा। तो ये 5 प्रकार हो गए। कौन कौन हमने बताया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अगर आपको याद करना है, इसके लिए याद करने के लिए तमाम ट्रिक बताए जाते हैं। इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं, KTM DH। KTM एक बाइक आती है, KTM एक बाइक आती है, DH मतलब 2 आप करके याद कर सकते हैं, KTM DH। अगर याद करना चाहते हैं, इसका एक तरीका होता है। बस आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। अब छठा जो इसका प्रकार आता है, छठा प्रकार में क्या होगा, हमने लास्ट जो लिखा था, यहाँ लास्ट जो प्रकार लिखा गया था, ओष्ठ लिखा गया था या होष्ठ लिखा गया था, ओष्ठ या ओष्ठ होता। तो ये छठा प्रकार आप लिखेगा दंतोष्ठ। क्या लिखेगा, दंतोष्ठ, 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 या दंतोष्ठ लिखा रहेगा, या इसमें यह जोड़ देगा दंतोष्ठ लगा देगा, आधा ठकर देगा। ये दंतोष्ठ क्या होते हैं ये समझिएगा। अगर इसको तोड़ा जाए तो ये बना है दंत प्लस ओष्ठ से बना है, दंत प्लस ओष्ठ से बना, मिलकर बना है। इसलिए यहाँ ये संधि करवाया जा रहा है, अभी संधि क्लियर नहीं हुआ, यहाँ संधि के माध्यम से इसे जोड़ दिया गया है, दंतोष्ठ कर दिया है, दंत को ओष्ठ कर दिया है। अ में ओ को जोड़ा है तो ओ हो जाता है, इस पे ओ का मात्रा चढ़ गया है, दंतोष्ठ हो गया। दंतोष्ठ मतलब अब इसका ये ऐसा वर्ण रहेगा, या आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिखेगा वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दांत और होष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाए। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दांत और होष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। ये कौन सा वर्ण होता है, तो केवल एक वर्ण होता है। और हम आपको ये HW यानी कि इसके पहले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। इसके पहले के पहले वीडियो यानी कि पहला क्लास जब चल रहा था व्यंजनों के प्रकार में, वहां हम आपसे पूछे थे कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो यही वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। परिभाषा नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि निम्नलिखित में दंतोष्ठ व्यंजन वर्ण बताइए, तो वह जो होता है ये दंतोष्ठ व्यंजन वर्ण होता है। आगे जब बढ़ेंगे तो एक होता है, सातवां जो प्रकार आता है वत्सर्य व्यंजन। सातवां जो प्रकार आता है वत्सर्य, वत्सर्य व्यंजन वर्ण, वत्सर्य व्यंजन। वत्सर्य का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ ले, वत्सर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करेगा। ऊपरी मसूड़ों को, जीभ जो होता है ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करेगा, यानी कि ऊपरी मसूड़ों को, जीभ आप लिख सकते हैं, जीभ ऊपरी मसूड़ों को, ऊपरी मसूड़ों को क्या करे, मसूड़ों को स्पर्श करे, को स्पर्श करे, स्पर्श करे। हम शार्ट में लिख दे रहे हैं, आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करे। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करे, उसी को हम क्या कहेंगे, वत्सर्य व्यंजन कहेंगे। वत्सर्य का अर्थ ही होता है मसूड़ों का ऊपरा भाग, ऊपरी वाला जो भाग होता है उसी को वत्सर्य बोला जाता है। इसके उदाहरण में इसमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण आएंगे, तो इसमें आएंगे, अगर इसका उदाहरण लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिएगा उदाहरण। उदाहरण में कौन कौन से आएंगे, तो इसके उदाहरण में आता है न, र आता है और ल आता है, न आता है, र आता है और ल आता है। इस र को जरूर याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है, हमने उच्चारण स्थान के आधार, उच्चारण के आधार पर बताया था कि र को ही कहा जाता है प्रकंपित या लुंठित वर्ण। र को कहा जाता है प्रकंपित या लुंठित वर्ण, और ल को क्या कहा जाता है, पार्श्विक वर्ण। इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। न, र और ल ये क्या है, तो ये वत्सर्य व्यंजन है। ये क्या है,
वत्सर्य व्यंजन है। अगले प्रकार पर बढ़ते हैं। अगला प्रकार यानी कि आज का 8वां प्रकार, उच्चारण स्थान का 8वां प्रकार कौन सा होता है? 8वां प्रकार, 8वां प्रकार, 8वां में लिखिएगा, 8वां में लिखिएगा काकल्य, काकल्य व्यंजन वर्ण, काकल्य व्यंजन वर्ण। इसी का नाम अलजिह्वा रखा गया है। काकल्य भी कहा जाता है, स्वर यंत्र मुखी भी कहा जाता है। स्वर यंत्र, स्वर यंत्र मुखी भी कहा जाता है इसी को, स्वर यंत्र मुखी भी कहा जाता है, स्वर यंत्र मुखी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो नाम दिया गया है उसे कहा जाता है अलजिह्वा। क्या कहा जाता है? अलजिह्वा, 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 अलजिह्वा वर्ण, अलजिह्वा वर्ण। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइएगा, आप बताइए काकल्य वर्ण कौन सा है, स्वर यंत्र मुखी वर्ण कौन सा है, अलजिह्वा वर्ण कौन सा है? ये बात एक ही प्रश्न की चल रही है, एक ही व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति कौन सा है? इसमें उदाहरण लिख लीजिएगा, वो व्यक्ति कौन सा है? अभी हमने उदाहरण कंठ वाला जब बता रहा था तो है के बारे में बात कर रहा था, वही है। उदाहरण में लिखिएगा वो कौन सा वर्ण है, तो उदाहरण में लिखिएगा है वर्ण। उदाहरण में क्या लिख लीजिएगा? है वर्ण। है वर्ण को क्या कहा जाता है? तो है वर्ण को क्या कहा जाता है? क्या क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है काकल्य, स्वर यंत्र मुखी या अलजिह्वा वर्ण। काकल्य, स्वर यंत्र मुखी या अलजिह्वा वर्ण कहा जाता है। बस आज उदाहरण में अब देखा जाए, हमने क्या बताया? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार सिर्फ बताए गए 8 प्रकार के। ये तो हम दोहरान के लिए स्वर लिख दिए, लेकिन दोहरान के साथ साथ ये जो आपका है इसका भी उच्चारण स्थान क्लियर करवाया गया। स, य, यहाँ र और मूर्धा सकार, यहाँ ल और स, और ये ऊ का आपको क्लियर पहले से ही था, इसलिए हम इसका दोहरान करवा दिए। और दोहरान करने के साथ साथ आपको एक चार्ट भी मिल गया कि कौन सा वर्ड किसका, इन वर्डों का उच्चारण स्थान क्या है। तो पहला आपको बताया गया कंठ है, दूसरा बताया गया तालु या तालव्य है, तीसरा बताएगा मूर्धा या मूर्धन्य है, चौथा क्या बताया गया? दंत या दंत्य है, ओष्ठ या ओष्ठ्य है। इसमें हमने आपको बताया कि क वर्ग के 5 वर्ण किसके कंठ होंगे, च वर्ग के तालु होंगे, और ट वर्ग के क्या होंगे? मूर्धा होंगे, दंत होंगे त वर्ग के, ओष्ठ होंगे प वर्ग के। यहाँ अन्य वर्णों में ये जरूर याद रखिएगा कि यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, स वर्ण का उच्चारण स्थान, र वर्ण का, ये जरूर याद करिएगा। फिर जब हम आगे बढ़े, फिर जब हम आगे बढ़े, दंतोष्ठ व्यंजन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा। इसका उच्चारण स्थान पूछता है कि दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, तो वह वर्ण है दंतोष्ठ वर्ण। और वत्सर्य व्यंजन भी पूछता है, वत्सर्य व्यंजन भी के लिए आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। न र ल व में से एक ऑप्शन में देगा और 3-4 जो भी होंगे अन्य जगह से उठा लेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब जितने भी बताए गए हैं यहाँ से सब इंपॉर्टेंट हैं कि काकल्य या स्वर यंत्र मुखी या अलजिह्वा वर्ण कौन से होते हैं, तो ह वर्ण होता है, ह वर्ण होता। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आधार उठाते हैं। अगला आधार हमारा क्या रहेगा? अगला आधार रहेगा घोषत्व या तारत्व के आधार पर, घोषत्व या तारत्व के आधार पर अगला आधार हम बनाते हैं घोषत्व या, घोषत्व या तारत्व, तारत्व या इसी को क्या कहा जाता है? तारत्व। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, के आधार पर, आधार पर व्यंजनों के प्रकार या वर्णों के प्रकार, या आप लिखिएगा वर्णों के प्रकार के। घोषत्व या तारत्या कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार। अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं घोषत्व, तो आप जवाब दीजिएगा 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब दे दीजिएगा 2 प्रकार के होते हैं। अब आप पहले ये जान लीजिए कि घोषत्व क्या होता है, तारत्व क्या होता है। घोषत्व क्या होता है, तारत्व क्या होता है। अब ये ऐसे वर्ण रहेंगे जिसमें आप उनका उच्चारण करेंगे तो आपके मुख में कंपन होगा, और कुछ वर्ण ऐसे रहेंगे जिसका उच्चारण आप करेंगे तो आपके मुख में कंपन या घोषत्व मतलब गर्माहट या तारत्व मतलब खिंचाव नहीं उत्पन्न होगा। और कुछ ऐसे वर्ण होंगे जिनमें आपको क्या होगा? खिंचाव महसूस होगा, आपके मुख में कंपन होगा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला जो प्रकार होता है इसका, पहला प्रकार उसको कहते हैं सघोष, सघोष, या इसी का एक नाम और दिया गया है घोष, सघोष, या किसी
क्या नाम दिया गया है, घोष दिया गया। लेकिन पहला आप पहला ये न लिखिए सघोष या घोष लिखिए, पहला आप लिखिए याद करने के लिए, ताकि क्रम से रहेगा तो हम याद कर लेंगे। पहला आप लिख लीजिएगा अघोष, क्या लिख लीजिएगा, अघोष लिखिएगा, अघोष वर्ण लिखिएगा, अघोष वर्ण, ताकि इसके लिए आपको अलग से दिमाग ना लगाना पड़े या अलग से ट्रिक ना बताना पड़े। जब ये क्रम से रहेगा तो आपके दिमाग में छप जाएगा 100%। दूसरा जो प्रकार लिखिएगा सघोष लिखिएगा, सघोष, सघोष वर्ण या इसी को क्या बोला जाता है, घोष वर्ण, सघोष या इसी को क्या बोला जाता है, घोष वर्ण बोला जाता है। अब यहाँ बात चलेगी कि घोष वर्ण या अघोष वर्ण हम कहते किसे हैं। तो अब पहला हेडिंग आप डालिएगा, पहला हेडिंग डालिएगा, आप पहला हेडिंग डालिएगा अघोष वर्ण, पहला हेडिंग डालिएगा अघोष वर्ण, पहला हेडिंग डालिएगा अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। अब यहाँ देखिएगा घोष का अर्थ हमने आपको बता दिया, यहाँ घोष का अर्थ हमने बता दिया क्या होता है, कंपन होता है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे तो इसमें जुड़ा क्या है, अ प्लस घोष, क्या जुटा है, अ प्लस घोष। घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन होता है, क्या होता है, कंपन होता है, कंपन, कंपन होता है, कंपन होता है। घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन होता है। या तो आधा में लगाइए या तो बिंदी लगा दीजिए, कंपन होता है। और अ का अर्थ क्या होता है, नहीं, अ का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है। यानी कि वे वर्ण रहेंगे जिसका हम उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख में क्या होंगे, कंपन नहीं होंगे। इसको तोड़ दिए, इसको समझाने हेतु या समझने हेतु हम लोग तोड़ दिए कि ऐसे वर्ण रहेंगे या ऐसे वर्ण होंगे जिसको हम जब उच्चारित करेंगे तो हमारे मुख में क्या होगा, कंपन नहीं होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, अघोष वर्ण कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, अघोष वर्ण कहेंगे। चलिएगा इसका अब उदाहरण समझते हैं। पहले परिभाषा लिखिए, इसका पहले आप लोग परिभाषा लिखिए। परिभाषा में लिखिएगा वे व्यंजन वर्ण, या लिखिएगा डायरेक्ट लिखिएगा वे वर्ण, लिखिएगा वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय, करते समय हमारे मुख में या मुख में करते समय मुख में कंपन न हो, कंपन न हो, उसे हम क्या कहेंगे, न हो, कंपन न हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अघोष वर्ण, उसे हम क्या कहेंगे, अघोष वर्ण। अब यहाँ बात ये आती है कि अघोष वर्ण तो आप बता दिए, परिभाषा में बता दिए, समझा दिए कि अघोष वर्ण होता क्या है, लेकिन उदाहरण में बताइए कि कौन से वर्ण अघोष के अंतर्गत आएंगे, इसका उदाहरण बताइए। तो उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण में लिखिएगा। अब हमने आपको वर्गीय व्यंजन बता दिया था, वर्गीय व्यंजन में हमने बता दिया था कि वर्गीय व्यंजन कौन सा होता है, क वर्ग होता है, क च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, ठ वर्ग, प वर्ग होता है, ये सब के बारे में बता दिया गया था। तो यहाँ लिखेगा, उदाहरण में लिखेगा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग का पहला, पहला व दूसरा वर्ण, व दूसरा वर्ण कौन कौन होगा, तो प्रत्येक वर्ग का, यानी कि क वर्ग का पहला और दूसरा, च वर्ग का पहला और दूसरा, ट वर्ग का पहला और दूसरा, त वर्ग का पहला और दूसरा, और प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और क्या होगा, तो ये और इतना तो हो गया पहला दूसरा, और कौन कौन सा होता है, तो और आपका ये तालु सकार, मूर्धा सकार और दंत सकार भी यहीं पर आते हैं, यहीं पर आते हैं। कौन कौन हो गया, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, और कौन आएगा, तालु सकार, मूर्धा सकार और दंत सकार। और एक और आता है, आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, नुक्ता वाला जो फ होता है इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण स, यानी कि तीनों सकार वर्ण आएगा। यहाँ है मत लिखेगा, ये मत लिखेगा कि सभी अंतस्थ आएंगे, सभी अंतस्थ यहाँ नहीं आएंगे, है इसमें नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे पेज पे, यानी कि अगले आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। उदाहरण में हमने, उदाहरण में क्या लिखा, लिखा प्रत्येक, यही लिखा था ना कि प्रत्येक, प्रत्येक वर्ग का, ये लिखा गया था प्रत्येक वर्ग का पहला, पहला
व दूसरा वर्ण, ये लिखा गया था, पहला व दूसरा वर्ण। अब जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं दूसरा वर्ण। अगर आप लिखें तो अगर आप लिखेंगे तो क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग लिखेंगे। हम वर्ग का नाम भी उदाहरण लिख रहे हैं। क वर्ग का अगर आप पहला व दूसरा वर्ण लिख रहे हैं, क वर्ग का अगर आप पहला और दूसरा वर्ण लिखेंगे तो क होगा और ख होगा। अगर आप इसी आधार पर आगे बढ़ें, क, च, त, त और प, ये सभी वर्ग हैं। ये सभी क्या हैं? वर्ग हैं। वर्ग हैं। और हमने लिखा प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, ये सभी क्या हैं? वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण। अब इसमें देखिएगा, च वर्ग का पहला दूसरा क्या हो जाएगा? च और छ हो जाएगा। च वर्ग का तो ट और ठ हो जाएगा। ठ और क्या हो जाएगा? ट और ठ हो जाएगा। ट और ठ हो जाएगा। त वर्ग का देखा जाए त और थ हो जाएगा। त और थ, प और फ हो जाएगा। प और फ हो जाएगा। और इसी फ के साथ नुक्ता वाला व्यंजन वर्ण प्रयोग किया जाता है, जो हमने आपको उदाहरण में लिख दिया। लेकिन इसको केवल जानकारी के लिए बताया जा रहा है, संख्या में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। केवल इसको उदाहरण के लिए हम समझने हेतु या बताने के लिए, अधिक जानकारी के लिए बता दिए। इतने जो हो गए पहला और दूसरा वर्ण। प्लस क्या हम बताएं? प्लस हमने बताया कि आप सकार वर्ण ले लीजिए, तीनों सकार वर्ण ले लीजिए। क्या क्या? तालु सकार, मूर्धा सकार और दंत सकार। अब इसको अगर काउंट करेंगे, अगर आपसे पूछ ला ये किसका उदाहरण लिखे हैं हम, तो ये हम अघोष वर्ण का उदाहरण लिखे हैं। किसका लिखे हैं? अघोष। अघोष वर्ण का क्या लिखे हैं? उदाहरण लिखे हैं। अघोष वर्ण का क्या लिखे हैं? तो उदाहरण लिखे हैं। इस बात को याद रखिए, उदाहरण अघोष वर्ण का लिखे हैं। अघोष वर्ण का उदाहरण लिखे हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण लिख दिए। पहला और दूसरा वर्ण लिख दिए। पहला और दूसरा वर्ण लिख दिए। और कौन कौन सा आता है? स और स और स आता है। अगर इसको अब याद करना है, कैसे हम याद करेंगे इसको? अगर आपसे इसकी संख्या पूछ ले कि चलिए बता दीजिए कि अघोष की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, तो इसकी 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। मजा तो तब आएगा जब हम सघोष पढ़ लेंगे उसकी संख्या कितनी होती है। लेकिन पहले इसको देखिए, सघोष की संख्या कितनी होती है? 13। कैसे? आप काउंट करेंगे तो ये 5 हैं और हर प्रकृति में 2 लोग हैं, तो 5 दूना 10, यानी कि 5 5 का 2 में गुणा करेंगे, आप जोड़ लीजिए। 5 दूना 10 और 3 कितना हो गए? 13 हो गए। ये क्या है? अघोष वर्ण है। ये क्या है? तो अघोष वर्ण है। ये क्या है? तो अघोष वर्ण है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रकार चलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रकार पे चलते हैं। अगला प्रकार लिखेंगे सघोष वर्ण। अगला प्रकार लिखेंगे सघोष वर्ण। सघोष वर्ण। सघोष वर्ण, या इसी को क्या बोला जाता है? घोष वर्ण। घोष वर्ण। घोष वर्ण। पहले इसको समझ लीजिए, जैसे हम अघोष को तोड़े थे, वैसे अगर सघोष को तोड़ा जाए तो हम कहेंगे स प्लस घोष। स क्या होता है? तो ये उपसर्ग है। और घोष का अर्थ क्या होता है? कंपन होता है। स क्या होता है? तो ये उपसर्ग होता है। और घोष का अर्थ क्या होता है? कंपन होता है। अब स का अर्थ क्या होता है? साथ में। साथ में। स का अर्थ उपसर्ग में क्या लिखा जाता है? साथ में लिखा जाता है। और घोष का अर्थ हमने आपको बता ही दिया कि कंपन होता है। घोष का अर्थ क्या होता है? कंपन होता है। यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में क्या होगा? कंपन होगा, या कंपन के साथ उच्चारित किए जाने वाले वर्ण, कंपन के साथ उच्चारित किए जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। आप कह सकते हैं कंपन के साथ उच्चारित होने वाले वर्ण। आप इसका परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, कंपन के साथ उच्चारित होने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। लिखिएगा, कंपन के साथ, कंपन के साथ, के साथ उच्चारित होने वाले, उच्चारित होने वाले वर्ण, होने वाले वर्ण को, वर्ण को क्या हम कहते हैं? को सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण कहते हैं। कहते हैं। अब इसका उदाहरण समझेंगे। इसका उदाहरण समझेंगे कि सघोष वर्ण, हमने तो परिभाषा लिख ही दिया कि सघोष वर्ण हम कहते किसे हैं, सघोष वर्ण कहते किसे हैं, इसका परिभाषा भी लिख दिया और आपको समझाया भी
कि सघोष वर्ण क्या होता है, कि कंपन के साथ उच्चारित होने वाले वर्ण ही क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण कहलाएंगे। अब हमने वहां पर बताया, वहां पर उच्चारण में हमने आपको बता दिया कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तो सघोष वर्ण है, वर्ग का कौन सा वर्ण छूटा, तो तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण छूट गया। जैसे हम वर्ग को लिखें, अगर हम वर्ग के सभी वर्णों को लिखें, उदाहरण में लिख दें, उदाहरण में लिख दें, उदाहरण में लिख दे रहे हैं, उदाहरण में तो हम लिख रहे हैं, सभी वर्ग को लिख दे रहे हैं। अभी हम अघोष को मिटा देंगे और सघोष को रख लेंगे। जैसे हम लिखेंगे तो उदाहरण में यहां लिखेंगे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। क्या हम च, छ, ज, झ, अण, या थ, ख, ग, ध, न, प, फ, ब, भ और मैं। उसके बाद क्या लिखा जाता था, य, र, ल और व। और आपका था तालु सकार, मूर्धा सकार, दंत सकार और हकार, हकार। इतना वर्ण पढ़ते हैं। और इतने वर्ण हम कहाँ पढ़ते हैं, संधि करते समय भी व्यंजन वर्ण में इतने वर्ण पढ़ते हैं, संधि करते समय भी व्यंजन वर्ण में इतने वर्ण पढ़ते हैं, इतना वर्ण ही पढ़ते हैं व्यंजन करते समय, व्यंजन करते समय। फिर से लिख दे रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, फिर से लिख दिया जा रहा है। यह यहाँ र, फिर यहाँ हम तालु सकार, मूर्धा सकार, दंत सकार और हकार, हकार। अब इसमें से हमने आपको क्या बताया, उदाहरण में वहां पहले लिखवा दिया कि प्रत्येक वर्ग का होना चाहिए पहला, और ये पहला प्रत्येक वर्ग का, ये अगर देखा जाए प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वहां हम लिख दिए कि पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण को हम हटा दें, पहला और दूसरा वर्ण को हटा दें। ये पहला और दूसरा क्या था, तो ये पहला और दूसरा क्या था, ये सघोष है तो वो अघोष था। अब बचा क्या, हमने वहां क्या ले लिया था, स और सह ले लिया था। तो इसको भी अगर हम हटाएं, स और स को भी हटाएं, वहां हम लिए थे इसको, स और स को भी हटा दिए। बचे जितने भी वर्ण हैं, बचे जितने भी वर्ण हैं वो क्या हैं, वो सब का हैं, तो वो सब अघोष वर्ण हैं, वो सब क्या हैं, अघोष वर्ण हैं। यानी कि हम इसका उदाहरण अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग का तीसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा वह पांचवा वर्ण, वह पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण कौन कौन होगा, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, वह कौन सा, पांचवा वर्ण। प्लस क्या छूटा था, तो हम लोग उधर छोड़ के आए थे ह वर्ण, और प्लस क्या कह सकते हैं, सभी, इसको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ, क्या कहते हैं, अंतस्थ। प्लस आप कह सकते हैं सभी जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, सभी आप कह सकते हैं। प्लस क्या कह सकते हैं, सभी, सभी अंतस्थ कह सकते हैं, सभी अंतस्थ कह सकते हैं, यही होते हैं। ये जो लिखा गया है इधर जो लिख दिए हैं यही उदाहरण होता। ये तो उदाहरण हम आपको समझाने के लिए लिखें कि कौन कौन होगा, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ होंगे। अंतस्थ कौन से होते हैं, यही तो है अंतस्थ, ये आप पढ़े भी होंगे अंतस्थ। इसके पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि अंतस्थ कौन सा होता, तो अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4, यही बताया गया था। 4 कौन कौन होता है ये हमने आपको बता दिया था, य, र, ल, व और ह को छोड़ दिया गया था, ह को भी इन्वॉल्व किया गया। अब इन सभी को काउंट किया जाए, इन सभी को काउंट किया जाए तो कितना हो रहा है, एक पंक्ति में 3 है, इस तरह से 5 में देखा जाए तो 15 ये हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, 20 हो गए, 20 हो गए। और क्या इसमें और इन्वॉल्व किया जाता है, यहाँ हम व्यंजन नहीं बता रहे हैं, सभी वर्ण के बारे में बताया। तो इसमें एक बात और याद रख लीजिएगा, यही प्लस कर लीजिएगा, सभी स्वर, क्या कर लीजिएगा, सभी स्वर इसी में आते हैं, इसी अंतर्गत आते हैं, यानी कि 11 जो स्वर हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। अब अगर आपसे इसकी संख्या पूछ ले, इसका तो उदाहरण हमने आपको लिख ही दिया, सभी स्वर भी आते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है आएगा इसी में, और अंतस्थ के 4 जो वर्ण हैं वो भी आएंगे, और सभी स्वर यानी कि 11 वर्ण आएंगे। अगर इनकी संख्या आपसे पूछ ले, इनकी संख्या अगर आपसे पूछ ले कि चलिए इनकी संख्या बताइए, तो 31 बता दीजिएगा। इनकी संख्या कितना बता दीजिएगा, 31। अब देखिएगा समझे कैसे हम,
देखिएगा इसकी संख्या कितना हुआ अघोष का 13। अब इकाई दहाई का अंक पलट देंगे तो इसकी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा 31। इसकी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा 31। इससे आप भूलेंगे नहीं, इससे आप भूलेंगे नहीं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अघोष वर्ण में आपके दिमाग में तुरंत चल जाएगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण होता है, पहला और दूसरा, और प्लस क्या होते हैं स, कुल मिलाकर 13 वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण हो गए। अब सघोष वर्ण का पूछ लिया जाएगा कौन होते हैं, तो आपके दिमाग में अगर ये है कि इसका इकाई दहाई अंक पलट दिया जाए, 13 वो हैं तो 31 ये होते हैं, तो आप क्लियर कर लेंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गई। ये थे घोषत्व या तारत्व या कंपन के आधार पर व्यंजन, व्यंजन के नहीं हम कह सकते हैं वर्ण के प्रकार, क्योंकि हम स्वर भी इसी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्वर भी इसी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रकार पर चलते हैं, अगला आधार बनाते हैं। अगला आधार क्या है, प्राणत्व, प्राणत्व या वायु संवेग के आधार पर, या वायु संवेग के आधार पर, संवेग के आधार पर, के आधार पर वर्णों के प्रकार, आधार पर वर्णों के प्रकार। अगर आपसे पूछ ले कि प्रकार, प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। क्या पूछ ले, प्राणत्व या वायु संवेग के आधार पर बता दीजिएगा वर्णों के प्रकार कितने होते हैं, तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा 2 होते हैं। कौन कौन होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे वहां हम पढ़े थे कंपन या घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के, वैसे यहाँ पढ़े कि प्राणत्व या वायु संवेग। प्राणत्व क्या होता है, अगर हम पूछ लें कि आपके शरीर में प्राण है तभी तो आप जीवित हैं। प्राण का अर्थ हिंदी में क्या लिया जाता है, तो वायु से लिया जाता है। क्या, किससे लिया जाता है, वायु से। बिना वायु का शरीर में प्राण नहीं रह सकता। जहां भी प्राण का अर्थ हिंदी में लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा, वायु से लिया जाएगा। यानी कि इसके आधार पर वायु संवेग, यानी कि वायु के वेग के आधार पर देखा जाएगा। कोई वर्ण ऐसा रहेगा जिसका जब हम उच्चारण करेंगे तो कम वायु निकलेगा, और कोई वर्ण ऐसा रहेगा जिसका जब हम उच्चारण करेंगे तो अधिक वायु निकलेगा। तो यही है, हिंदी में प्राण का अर्थ क्या होता है, वायु से लिया जाता है। और यहाँ देख रहे हैं प्राणत्व मतलब वायु का, वायु का वेग के आधार पर हम पढ़ेंगे 2 प्रकार के। कौन कौन प्रकार हैं वो जानते हैं। पहला जो होता है अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण। दूसरा जो होता है अल्प प्राण वर्ण। दूसरा जो प्रकार होता है महाप्राण, महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण। कौन कौन से हो गए, एक अल्प प्राण हो गया और एक क्या हो गया, महाप्राण हो गया। जैसे वहां हम पढ़े सघोष, अघोष, यहाँ ऐसे पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिएगा, अब एक एक के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अल्प प्राण वर्ण हम कहते किसे हैं। अब देखिएगा, हमने कहा प्राण का अर्थ हम वायु से लेंगे, और अल्प मतलब थोड़ा, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से थोड़ा वायु निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। महा मतलब अधिक, या महान मतलब बहुत सारा, यानी कि महाप्राण, यानी कि जिस हम वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण वर्ण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण वर्ण कहेंगे। चलिएगा अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलिएगा एक एक प्रकार का एक एक उदाहरण के साथ समझते हैं कौन कौन सा। अब हम पहला प्रकार डालते हैं हेडिंग अल्प प्राण। पहला हेडिंग डालिएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण। अब इसका परिभाषा लिखिएगा, लिखिएगा वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय मुख से, जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले। कम भी लिख सकते हैं, थोड़ा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, थोड़ा भी लिख सकते हैं। वायु निकले, निकले, निकले। आपको समझने हेतु, आपको समझाने हेतु इस परिभाषा को लिखा जा रहा है। यहाँ परिभाषा से प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा निम्नलिखित में अल्प प्राण, निम्नलिखित में अघोष, निम्नलिखित में सघोष,
निम्नलिखित में महाप्राण, आपसे डायरेक्ट यहाँ परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम परिभाषा का प्रयोग कर ले रहे हैं। हम परिभाषा का प्रयोग कर ले रहे हैं क्या कि अल्प प्राण वर्ण हम कहते किसे हैं। तो हमने बताया कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय क्या हो, हमें क्या हो, कम समय लगे, सॉरी कम वायु निकले, हमारे मुख से क्या निकले, थोड़ा वायु निकले, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब उदाहरण में इसका लिखेगा, इसका उदाहरण लिखेगा इसका उदाहरण 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 में लिखेगा कि उदाहरण में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो लिखेगा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक, अब वही वर्ग वाला चलेगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण, व पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आएगा अल्प प्राण वर्ग का, अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला व तीसरा वर्ण ही आएगा प्रत्येक वर्ग। और क्या आएंगे, तो अंतस्थ आ जाएंगे, और क्या आएंगे, प्लस सभी अंतस्थ, क्या लिखेंगे, अंतस्थ वर्ण, क्या आएंगे, अंतस्थ। आपको पता होगा अंतस्थ के बारे में आपको हम बता चुके हैं, अंतस्थ वर्ण भी आएंगे, प्लस क्या आएंगे, अंतस्थ वर्ण आएंगे। यानी कि पहला आएगा, तीसरा वर्ण आएगा और पांचवा वर्ण आएगा, पहला तीसरा वर्ण। उदाहरण लेके हम एक लाइन का समझा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे हम पहला वर्ग लिख रहे हैं क, ख, ग, घ और अंग, इसमें हम बता दे रहे हैं आपको कि पहला क्या होता है, तीसरा क्या होता है और पांचवा वर्ण क्या होता है। तो पहला वर्ण देखा जाए, पहला वर्ण देखा जाए तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा होगा। हमने कहा कि इसका उदाहरण में प्रत्येक वर्ग का पहला होगा, यानी कि ये होगा पहला, तीसरा होगा यानी कि ये होगा, सॉरी पांचवा होगा तो ये होगा, यानी कि इसमें से दो को हटाना पड़ेगा, दूसरा और चौथा ये नहीं होंगे, दूसरा और चौथा नहीं होंगे। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी कि क हो गया, यहाँ ग हो गया, यहाँ अंग हो गया, ये पहला और तीसरा। अंतस्थ क्या होता है, अंतस्थ आपको पता नहीं है तो लिख लीजिएगा, य, ल और व, इतने वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक वर्ग मतलब हम समझा रहे हैं कि वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण ही इसके अंतर्गत आएगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या आता है, और क्या आता है, एक विद्वान है जिनका क्या नाम है, हिंदी के पाणिनि जो कामता प्रसाद हैं, हिंदी के पाणिनि, आप नोट डाउन करिएगा, हिंदी के पाणिनि, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, हिंदी के पाणिनि, हिंदी के पाणिनि जो हैं वो कौन है, तो कामता प्रसाद, कामता प्रसाद जी हैं, कामता प्रसाद जी हैं, प्रसाद जी। कामता प्रसाद जी क्या कहते हैं कि जो सभी स्वर हैं वो क्या हैं, अल्प प्राण हैं। इनके अनुसार, या हम कह सकते हैं हिंदी के पाणिनि कामता प्रसाद जी के अनुसार, के अनुसार, अनुसार सभी स्वर, सभी स्वर, जो सभी स्वर होते हैं, स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये नोट करिएगा जरूर कि हिंदी के पाणिनि कौन है, तो कामता प्रसाद जी हैं, कामता प्रसाद जी हैं। के अनुसार अगर देखा जाए तो सभी स्वर ये मानते हैं कि जो सभी स्वर हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। हमने फिलहाल बता दिया कि प्रत्येक वर्ग का क्या होना चाहिए, पहला वर्ण होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण होना चाहिए, तो पहला वर्ण होना चाहिए, पहला वर्ण होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए, दूसरा, सॉरी तीसरा वर्ण होना चाहिए, और पांचवा वर्ण होना चाहिए, और सभी अंतस्थ होना चाहिए या रेलव है। आप जब अघोष और सघोष क्लियर कर लेंगे तो अल्प प्राण और महाप्राण भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगले प्रकार पर चलते हैं, प्रकार यानी कि दूसरे प्रकार पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार जो था, दूसरा प्रकार हम बताएं आपको महाप्राण, महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण हम किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा लिखें। इसको अगर हम तोड़ें कि महाप्राण कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो दो पद, क्या, महायोग प्राण, महायोग प्राण। महायोग प्राण मतलब यहाँ महा का जो अर्थ है अधिक से लिया गया है, अधिक से लिया गया है, या आप कह सकते हैं ज्यादा से लिया गया है, ज्यादा से लिया गया है, ज्यादा से लिया गया है। या प्राण का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है, तो वायु से लिया गया था। अधिक से लिया गया है या ज्यादा से लिया गया है,
और प्राण का अर्थ किससे लिया गया है? वायु से लिया गया है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हम क्या करते हैं? अधिक वायु का प्रयोग करते हैं, या अधिक वायु हमारे मुख से निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप लिख लीजिएगा। परिभाषा से प्रश्न नहीं आ रहा है, हम बार बार कह रहे हैं, आपसे डायरेक्ट पूछेगा निम्नलिखित में महाप्राण है, अल्प प्राण है, तो आप लिखिएगा वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करते समय अधिक प्राण वायु का प्रयोग किया जाता है, प्राण वायु का प्रयोग किया जाता है, हाँ, प्रयोग किया जाता है। सरल भाषा में लिखाया जा रहा है परिभाषा, ताकि आप तुरंत समझ लें। किताब वाली परिभाषा नहीं है, यह आपको समझाने हेतु लिखा जा रहा है। परिभाषा से प्रश्न नहीं पूछेगा। आप ये समझ सकते हैं कि वे प्राण जिनका उच्चारण करते समय अधिक प्राणवायु, प्राणवायु मतलब जो वायु है हमारे अंदर, जो प्राण है, प्राण का अर्थ तो वायु से ही होता है, प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब बात आती है कि महाप्राण के उदाहरण बताइए, महाप्राण के उदाहरण बताइए। इसका उदाहरण लिखिएगा। अब इसका उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण इसका उदाहरण में लिखिएगा। वहां हमने क्या कहा कि प्रत्येक वर्ग का, अल्प प्राण में क्या कहा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा। तो यहां लिखिएगा प्रत्येक वर्ग का। अब आप तो वर्ग समझ ही गए होंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, जितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। पांचों वर्ग का लेंगे, दूसरा व चौथा वर्ग लेंगे। और कौन सा आएगा? वहां अंतस्थ आ गया, यहाँ प्लस कर लीजिएगा, और या प्लस कर लीजिएगा सभी उष्म व्यंजन वर्ण, उष्म संघर्षीय व्यंजन वर्ण, उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं वो लिख लीजिएगा। स स और है, ये चारों यहाँ आते हैं। ये चारों कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं उष्म व्यंजन वर्ण। स उष्म संघर्षी या उष्म वर्ण कौन कौन? स है, यानी कि यहाँ आएंगे। जैसे उदाहरण में एक लाइन हम क वर्ग का ले रहे हैं, क ख ग घ और अंग। अब इसमें हमने कहा कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा आएगा, तो हम इसका कलर बदल दे रहे हैं। जो ब्लैक में हम करेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, यानी कि दूसरा वर्ड यही हो गया, दूसरा वर्ड ये हो गया, दूसरा वर्ड होने चाहिए प्रत्येक वर्ग का। इसी तरह से क वर्ग का, इसी तरह से च वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होना चाहिए। इसी तरह से ट वर्ग का, इसी तरह से त वर्ग का, इसी तरह से प वर्ग का। आप लोग उदाहरण में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ड जो होता है वो क्या होता है? महाप्राण वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। तो ये जो हैं ये क्या हैं? महाप्राण हैं। और ये जो बाकी छूटे हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, अभी हम पीछे बताएं कि वो क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। वे क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। तो ये हमने आपको बताया कि प्राणत्व या वायु संवेग के आधार पर क्या होता है? प्राणत्व या वायु संवेग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण वर्ण होता है। अल्प प्राण में हमने बताया। अब एक दृष्टि हम डाल दे रहे हैं, यहां से ज्यादा प्रश्न बनता है इसलिए एक दृष्टि डाल दे रहे हैं। संपूर्ण क्लास पे एक दृष्टि, यानी कि आज के क्लास पे, संपूर्ण क्लास पर, आज के क्लास पर चलिएगा एक दृष्टि डाल दिया जाए। संपूर्ण जो आज का क्लास है इसका एक दृष्टि, यानी कि एक दृष्टि में बता दिया जाए, आपको समझा दिया जाए कि क्या हम बताएं। एक दृष्टि आज के क्लास के लिए हमने आपको पहला जो बताया वो बताया कि प्राणत्व, घोषत्व या तारत्व के आधार पर, घोषत्व या तारत्व के आधार पर पहला जो आधार लिया, घोषत्व या तारत्व के आधार पर, या हम कह सकते हैं कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर 2 प्रकार बताया गया। पहला आपको बताया गया क्या? अघोष। क्या बताया गया? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। दूसरा क्या बताया गया? सघोष वर्ण,
आपको अघोष वर्णों की संख्या बता दिए हैं, इसके पहले बता दिए। अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, इसकी संख्या हमने आपको बताया कितनी, 13। इसकी संख्या कितनी बताई, इकाई दहाई का अंक बदल दीजिएगा, पलट दीजिएगा, 31। कौन कौन होता है, तो हमने आपको यहाँ बताया कि वर्ग कौन सा होगा। वर्ग का आप लिख सकते हैं कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण, और क्या होता है, प्लस आप लिखिएगा स और स, यानी कि तालु सकार, दंत सकार और मूर्धा सकार, ये तीनों सकार वर्ण यहाँ आ जाएंगे। इसके आधार पर 13। यहाँ कौन सा होगा, तो आप लिखेंगे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्लस जो यहाँ छूटा है ह वर्ण, प्लस क्या आ जाएगा, य, र, ल और व आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे। प्लस क्या आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे। ये था घोषत्व या तारत्व के या कंपन के आधार पर वर्ण के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार, ये हम एक दृष्टि में बताएं। फिर हमने आपको बताया, अगला पेज लेते हैं, अगला प्राणत्व या वायु संवेग के आधार पर, प्राणत्व, प्राणत्व या वायु संवेग के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, संवेग के आधार पर कितने प्रकार के बताएं, तो इसके भी हमने बताया कि 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार में क्या बताया, पहला जो हमने बताया अल्प प्राण बताया, क्या बताया, अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण। दूसरा जो हमने बताया आपको, दूसरा जो हमने बताया महाप्राण, महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण में अगर उदाहरण देखा जाए, अल्प प्राण में अगर उदाहरण देखा जाए कि अल्प प्राण वर्ण में कौन कौन से आएंगे, तो अल्प प्राण में हमने बताया कि वर्ग का जो होगा तीसरा होगा, सॉरी पहला, तीसरा, व पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, व कौन सा, पांचवा वर्ण। और कौन सा हमने आप यहाँ बताया था, और यहाँ हमने बता दिया था पहला, तीसरा, व पांचवा वर्ण। उसके बाद हमने बता दिया था कि सभी अंतस्थ आएंगे, सभी क्या आ जाएंगे, अंतस्थ आ जाएंगे, अंतस्थ आ जाएंगे। और एक बात और हमने बोल दिया कि हिंदी के पाणिनि कामता प्रसाद यही सभी स्वरों को रखते हैं, वो हमने आपको पीछे नोट डाउन करवा दिया, लिखवा दिया। और यहाँ कौन से आएंगे, तो वर्ग का कौन सा छूटा है, दूसरा व चौथा, दूसरा व चौथा वर्ण, प्लस क्या आएंगे, सभी उष्म वर्ण आ जाएंगे। उष्म वर्ण की संख्या 4 होती है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा स और है। ये सब हमने आपको यहाँ बता दिया। वायु प्राणत्व या वायु संवेग के आधार पर कितने होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, यहाँ हमने आपको बताया। इसके पहले हमने बताया कि घोषत्व या तारत्व के आधार पर कौन से होते हैं, 13 होता है, 31 होता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप इसको जरूर, ये जो बताया गया है, ये चार्ट जरूर बनाएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा कि ह वर्ण का उच्चारण, य वर्ण का उच्चारण स्थान, र वर्ण, ल वर्ण, स वर्ण या उ वर्ण का उच्चारण स्थान डायरेक्ट क्लियर करवाएगा आपसे, उच्चारण स्थान बताइए। चलेगा, आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। अगले क्लास में हिंदी के अन्य वर्ण के बारे में बताने के बाद हिंदी में हम वर्णों की संख्या बताएंगे। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, 54 होती है, 56 होती है, 44 होती है, 33 होती है, 11 कब होता है, ये सब बताया जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताएगा कि अगर हम पूछें कि मूल वर्णों या मूल कुल वर्णों की संख्या, कुल मूल वर्णों की संख्या, वर्णमाला में कुल मूल वर्णों की संख्या बताइएगा। तो आज का यहीं पर क्लास को हम रोकते हैं। अगर आज तक या अभी आप टीएससी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपको कैसा वीडियो लगा, ये जो हिंदी का चल रहा, आगे मैथ का भी है, यहाँ आपको संविधान का भी बताया जा रहा है, तो सभी वीडियो को देखें और अपने मंजिल को प्राप्त करें। चलेगा, आज यहीं पर इस क्लास को रोकते हैं। बड़ों का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। चलिएगा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।